1918 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 22 साल के होंगे। उन्होंने अपनी आत्मकथा कुल्ली भट्ट में लिखा है, मैं दलमऊ में गंगा के किनारे खड़ा था। जहाँ तक देखा जा सकता था, गंगाओं के पानी में केवल मानव शरीर ही नजर आता था। मेरी सास की ओर से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी भी मर चुकी है। मेरे भाई का बड़ा बेटा जो 15 साल का था और मेरी 1 साल की बेटी की भी मौत हो गई। मेरे परिवार में कई और लोग हमेशा के लिए चले गए थे। लोगों के दाह संस्कार के लिए जंगल कम हो गए थे। पलक झपकते ही मेरी आंखों से मेरा परिवार गायब हो गया। मैं अपने चारों ओर अंधेरा देख सकता था। अखबारों से पता चला कि ये सभी एक बड़ी महामारी के शिकार हैं। निराला का परिवार ही नहीं, भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी भी लाखों लोगों की तरह इस जानलेवा बीमारी से स्पेनिश फ्लू के शिकार हो गए थे। गांधी जी की पुत्र वधू गुलाब और पोते शांति की भी इस बीमारी से मौत हो गई। अगर गांधी जी इस बीमारी से ठीक नहीं हुए होते तो शायद भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अलग तरह से लिखा होता। इस महामारी ने करीब 1,80,00,000 भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यह भी कहा जाता है कि प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद भी इस बीमारी से संक्रमित थे। इतिहास के पन्नों में इसकी इतनी चर्चा नहीं है, लेकिन इस महामारी के कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा आसमान छूने लगा था। यह बीमारी 29 मई 1918 को शुरू हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध के सामने से लौट रहे भारतीय सैनिक बम्बई बंदरगाह पर सवार होकर करीब 48 घंटे तक वहां लंगर डाले रहे। मेडिकल इतिहासकार ऑफ राइटिंग द टाइगर किताब के लेखक अमित कपूर लिखते हैं, 10 जून 1918 को नज़ले और ठंड की शिकायत पर बंदरगाह पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह भारत में संक्रामक था। यह बीमारी स्पेनिश फ्लू का पहला मामला था। तब तक यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अनुमान है कि पूरी दुनिया में इस बीमारी से 10 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई। जॉन बेरी अपनी पुस्तक द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द एपिक स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री में लिखते हैं, 1.5 लाख लोगों की आबादी वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 6,75,000 लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। 1918 में दुनिया में ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी इस बीमारी से मौत हो गई थी, जिनकी पहले किसी बीमारी से मौत नहीं हुई थी। 13वीं सदी में फैले बुबोनिक प्लेग में यूरोप की 25% आबादी की मौत हो गई थी, लेकिन तब भी 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से मरने वालों की संख्या इससे ज़्यादा थी। जॉन बेरी आगे लिखते हैं, 1918 महामारी में 24 हफ्तों में मरने वालों की संख्या एड्स से 24 साल में नहीं हुई है। इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर पीड़ित के फेफड़ों पर पड़ा। उसे असहनीय खांसी हो जाती थी और कभी कभी कान और मुंह में खून बहने लगा। पूरे शरीर में इतना दर्द था कि ऐसा लगता था कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। मरीज की त्वचा का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी और अंत में काला हो जाता था। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में टीम यह थी कि पादरी घोड़े की पीठ पर घर जाते थे और लोगों से अपने घर के दरवाजे खोलने के लिए कहते थे और अंदर रखे शवों को उनके हवाले कर दें। वे इस तरह की आवाज़ें करते थे जैसे आजकल कबाड़ी वाले घर घर जाकर पुकारते हैं। शुरू में जब यह बीमारी फैली तो दुनिया भर की सरकारों ने इसे छिपाया, क्योंकि इससे मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों का मनोबल कम होगा। स्पेन ने सबसे पहले इस बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार किया, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। यह बीमारी बम्बई में फैल गई और भारतीय रेलवे से भारत के अन्य हिस्सों में ले गया। 1920 के अंत तक पूरी दुनिया में इस बीमारी से 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जो दोनों विश्व युद्धों में कुल मौतों से ज़्यादा थी। भारत में अधिकतम 1,80,00,000 लोग, यानी कि उस समय की जनसंख्या का 6% कश्मीर की बुलंदियों से लेकर बंगाल तक के गांवों में कोई भी इस बीमारी से अछूता नहीं रहा। जॉन बेरी ने द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द एपिक स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री में लिखते हैं कि भारत में बीमारी का ब्यौरा देते हुए लिखा है कि भारत में लोग ट्रेनों में भले अच्छे सवार हुए, जब तक वह अपने गंतव्य तक पहुंचते तब तक वह या तो मर चुका था या मरने की कगार पर था। एक दिन बम्बई में 6 अक्टूबर 1918 को 768 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के एक अस्पताल में 13,190 इन्फ्लुएंजा के मरीज भर्ती थे, जिनमें से 7,044 की मौत हो गई। ब्रिटेन में, जहां इस बीमारी से मृत्यु दर 4.4% प्रति हजार थी,
भारत में यह दर 20.6 प्रति हजार थी। भारत में स्थिति इसलिए बदतर थी क्योंकि उस समय भारत में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। भूख शरीर की चिकित्सा क्षमता को कम करती है, इसलिए यह फ्लू भारतीयों के लिए ज़्यादा घातक साबित हो रहा था। एक और नज़र रखने की वाली बात यह थी कि देश भर में पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस बीमारी का शिकार हो रही थी। शायद इसका कारण यह है कि भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम भोजन मिलता है। अन्य महिलाएं बीमारों की देखभाल कर रही थी, इसलिए यह बीमारी उन्हें जल्दी पकड़ रही थी। भारत के 120 साल के आर्थिक इतिहास का सबसे बुरा साल 1918 का था। भारत की विकास दर शून्य से नीचे -10.8% हो गई और मुद्रास्फीति ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बीमारी से बंगाल के सूखे और विश्व युद्ध से ज़्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। 1911 और 1921 में भारत की जनगणना के इतिहास में सिर्फ एक बार की पिछले 10 साल की तुलना में देश की आबादी में कमी आई है। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि स्पेनिश फ्लू ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मार्च 1920 तक इस बीमारी पर काबू पा लिया गया।